नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपेक्षाओं की। तो चलिए चलते हैं और अपने पहली खास रिपोर्ट की बात करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हर जिले में यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। हर जिले में जिला प्रशासन सतर्क बना हुआ है और चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ। इसी कड़ी में आज प्रशासन ने चुनाव प्रचार की सामग्री हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने शहर के अलग अलग स्थानों पर लगी तमाम पार्टियों के प्रचार प्रसार में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग जो लगी हुई थी उनको उतारने का काम किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश भर में शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता या एमसीसी लागू हो गई। एमसीसी का मकसद चुनाव प्रचार, वोटिंग और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाए रखना है। एमसीसी में भी सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ताधारी पार्टी प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी खजाने का दुरुपयोग न करे। एमसीसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नगर निगम के कर्मचारियों ने सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर फाड़ डाले। शहर में संदेहास्पद गाड़ियों को रोककर जांच की गई। चुनाव आचार संहिता का ऐलान हो गया है। समस्त पार्टियों के और समस्त तरीके के जितने भी बैनर्स लगे हुए थे वो सभी उतर रहे हैं। हर चौराहों पे, हर नुक्कड़ पे जितने भी पार्टियों के या जिस भी तरीके के बैनर्स लगे थे वो सभी उतर रहे हैं। आचार संहिता जो लागू हो गया है तो इसी वजह से नगर निगम का ये आर्डर है कि मतलब कम से कम जितने पोस्टर, बोर्डिंग, बैनर वगैरह सब हटा दिए जाएँ, काट दिए जाएँ और जितने रोड पर दिखें सब हटा दिए जाएँ। इसीलिए कारण कि नगर निगम के द्वारा ही हटाया जा रहा है। जबलपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। जिला प्रशासन की संपत्ति पर गैर कानूनी रूप से बने मकान, दुकान गिरा दिए गए। राजनीतिक दलों के वादों वाले पोस्टर, पैम्पलेट और बैनरों को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। नगर निगम के कुल 9 दल प्रभारियों के द्वारा एवं सहयोगी अतिक्रमण टीम के द्वारा पूरे शहर में फ्लैक्स हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में नगर निगम 3 बत्ती चौराहे से मालवीय चौक होते हुए, लाडगंज थाने होते हुए एवं अन्य जगह पे कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में भी नगर निगम की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लैक्स, बैनर और प्रचार के दूसरे साधन हटाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर उतार दिए गए थे। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करता है, आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता तब तक लागू रहती है जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीसी के तहत केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल न करें। अब हम बात करेंगे अपनी अगली रिपोर्ट की। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के 26 अहम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। इसमें पहली बार 2009 में चुनाव हुए और इसके पहले संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरिन पाठक थे। 2014 में हुए दूसरे चुनाव में भाजपा के स्टार उम्मीदवार परेश रावल इस निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2019 के चुनाव में भाजपा के आपको बता दें हामुख पटेल ने इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। देखिए रिपोर्ट। गुजरात की अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। जानकारों ने यहां एक बार फिर पार्टी की जीत का पूर्वानुमान लगाया है। इस सीट पर बीजेपी 2009 से लगातार काबिज रही है। पार्टी ने यहां से एक बार फिर मौजूदा सांसद हसमुख पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जानकारों का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत रही है। कांग्रेस के लिए इस सीट पर चुनौती पेश करना मुश्किल हो जाता है।
भाजपा पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और जबकि उनका स्वभाव बहुत सरल है और वो छोटे मोटे सभी कामों में वो हाजिर रहते हैं और उनका जो है नेचर वाय बहुत अच्छा है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो उनकी मुलाकात हो जाती है, छोटे जो भी काम होते हैं वो उनके काम करते रहते हैं। 2014 में परेश रावल के जीतने के बाद एक बहुत बड़ा कैंपेन चला, पूरा पोस्टर्स लगाए गए कि परेश रावल गायब हैं, लिहाजा 2019 में उनकी टिकट काट के जो उस समय विधायक हुआ करते थे अमराईवाड़ी से हसमुख पटेल, उनको टिकट दिया गया। हसमुख पटेल को टिकट दिया गया, वो भी उतने ही वोटों से जीते और फिलहाल 2024 में भी उन्हीं को रिपीट किया गया है। और जो हाल की स्थिति देखी जा रही है वो मैं मानता हूं कि ये सीट पे कांग्रेस वहां फाइट देने के भी टक्कर में नहीं है। यहाँ वोटरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी असर है। लोगों ने समुदाय के विकास और सेवा के लिए सांसद हसमुख पटेल की तारीफ की है। 2 टर्म से वहाँ पर हसमुख भाई पटेल वहाँ पर आ रहे हैं, निर्विवादित चेहरा है तो वहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। चाहे वहाँ पर कोई भी आप कांग्रेस का व्यक्ति को आप वहाँ पर टिकट दे दें, लेकिन चूंकि शहरी आबादी होने के चलते वोट हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। 81%, मोर देन 80% लोग शहरी आबादी वाले हैं। तो ऐसे में मैंने कहा कि शहरी आबादी, हमेशा ये देखा गया है कि शहरी आबादी बीजेपी के पक्ष में ही वोट डालती है। ऐसे में वहाँ पर चेहरा कोई भी होगा। बहुत अच्छा भी काम किया है और करते भी रहेंगे। और हसमुख भाई पटेल जो है वो व्यक्तिगत रीते सबको पहचानते भी है। दूसरी बात कि निकोल और पश्चिम का जो भेदभाव था वो अभी धीमे धीमे दूर हो रहा है और वो लोग काम भी कर रहे हैं अच्छा। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर ये जो अभी काम चल रहा है पूरे भारत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया, जो 70 साल के अंदर नहीं हुआ था, उससे बढ़िया काम ये 14-10 साल में हुआ है। सांसद हसमुख पटेल तक कई वोटर की पहुंच है। लोगों ने उनकी चिंताएं दूर करने की सांसद की कोशिशों की तारीफ की है। लोगों ने कहा कि वे अपनी सीट के लोगों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमारा बहुत एक प्रोजेक्ट था खारी कट कैनाल का, बहुत इश्यू था, वो उन्होंने बहुत उसमें सपोर्ट करके इतना काम चालू करवाया। अभी हमारे नवयुग विद्यालय के आजू बाजू का एक रास्ता तो शुरू हो गया, एक कलवर्ट चालू हो गया है। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा पोस्ट ऑफिस का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके वो पोस्ट ऑफिस का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमारा। यहाँ से कांग्रेस ने पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख रोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग ने शनिवार को ऐलान किया कि लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अब हम बात करेंगे अपनी अगली खास रिपोर्ट की। फल्गु नदी के तट पर बसा गया शहर कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे मोक्ष और ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि फल्गु में तर्पण अर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोध गया वह भूमि है जहां पर ज्ञान पाकर राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। यहाँ बड़े कल कारखाने नहीं है। यहाँ की पटवा टोली में बुनकरों की बड़ी तादाद है, जहां कपड़े तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें, सैकड़ों लोग कुटीर उद्योग से यहां जुड़े हुए हैं। गया संसदीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। झारखंड की सीमा से सटा यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। जिले के 24 प्रखंडों में शहर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में नक्सल की समस्या अभी भी व्याप्त है। नक्सलियों पर नकेल के लिए सीआरपीएफ की स्थायी बटालियन भी यहां तैनात है। यहां सेना की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। गया संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार का गया लोकसभा क्षेत्र मगध की सियासत में बहुत मायने रखता है। बावजूद इसके देश भले ही चांद तक पहुंच गया हो, लेकिन गया जिले के लुटीटाड़ और खड़ाऊ गांव के लोग अब तक बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं।
खड़ाऊ गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक उनको एक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। पानी नहीं है सर। सड़क है? सड़क है, मैंने लिया है टेंडर वगैरह, अभी बना कहाँ नहीं बना है सर। कब से ये हालात बनी हुई है? क्या मैं 2-3-4 साल से हाला हो रहा है, बन नहीं रहा है सर। कब से सड़क यहाँ नहीं है? है ये नहीं है, सूर्य हमारे बाप दादा से भी सड़क नहीं बना है, रूट मैंने बनने नहीं है, तो कुछ कहा सर। यहाँ की मूल समस्या है, यहाँ के जो लोग हैं उनके आवागमन के लिए यहाँ सड़क नहीं है, और यदि ये बीमार पड़ जाते हैं या कहीं जाना भी होता है तो ये लोग अपने द्वारा या किसी ऑटो के माध्यम से जाते हैं, परंतु इस गांव में सड़क नहीं है और यहाँ अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गांव का समस्या बहुत तरह का है। यहाँ न रोड का साधन है, न पानी पीने का साधन है, और रोड भी आता है तो उधरे उससे दूर नीचे ही बन जाता है, पंचायतें में बन जाता है। और हम लोग के पीने का पानी सबसे ज़्यादा तो पीने का पानी पहला नंबर दिक्कत है, उसके बाद रोड और इसका दिक्कत है। लुटीटाड़ गांव के लोगों की शिकायत है कि अस्पताल न होने से उन्हें काफी दिक्कत होती है। छोटी से छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। परेशानी है ऐसा कि अगर मान के चलिए कि बीमारी भी पड़ गए तो हम लोग टांग करके नीचे ले जाते हैं। यहाँ से माने कि 12 किलोमीटर से कम पड़ता है विश्रामपुर फतेहपुर, तो टांग के ले जाते हैं। अगर बहुत किस्मत में रहा तो बचाना तो रह ही मर जाता है। 80% के बाद वो टांग के तो होने तो मर ही गया। डॉक्टर बैठ के भी साधन नहीं जा दिया तो भी मर जाता है, अपना बहुत किस्मत से बचता है। बहुत दुख में है यहाँ की जनता सब। क्या क्या परेशानी हो रही है? रोड नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। कैसे जीवन यापन करते हैं? बस हाफ डाउन ऐसी हो रहा है जिंदगी, पैदल लाठी डंडा से। वोट डालने के लिए भी लुटीटाड़ गांव के लोगों को करीब 6 से 8 किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है। ज्यादा दूरी होने की वजह से बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। मतदान देने के लिए यहाँ के लोग फतेहपुर जाते हैं, कुछ विश्रामपुर जाते हैं, कुछ बिच्छी जाते हैं, कुछ मरहरी जाते हैं। कितना डिस्टेंस पड़ता होगा? क्या परेशानी उठानी पड़ती होगी? फतेहपुर जाने में करीब करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। इसी ओर से जो है आगे की ओर जाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर ये रेंज पड़ता है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आने वाले नेता और मंत्री इलाके के विकास का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। कोई के ख्याल ही नहीं है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं कि नहीं? वोट मांगे आता है, वोट भी आदमी जाके दे देता है, वो कि हम नहीं पर नहीं किया। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तो यहाँ के नेता लोग आएंगे ही इस गांव में। अब लोग तब करते हैं, वो कोई कुछ नहीं करता है। कम्मा गाड़ी कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर जाता है वोट वाले लगवा दे, फिर कोई कुछ नहीं करता है। गया लोकसभा सीट से फिलहाल जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद हैं। 2019 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हराकर सीट जेडीयू ने जीती थी। इस बार गया लोकसभा सीट के लिए वोटिंग पहले चरण में 19 अप्रैल को होगी। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम तेलंगाना के चुनावी माहौल की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। तेलंगाना की मेढक लोकसभा सीट काफी अहम है। ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सीट हुआ करती थी, लेकिन यह इलाका कम साक्षरता दर और कम प्रति व्यक्ति आय के साथ राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। यहां जलवायु परिवर्तन का असर सूखे और गिरते हुए भूजल स्तर के रूप में सामने आ रहा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना की मेढक लोकसभा सीट अहम है। ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सीट हुआ करती थी, लेकिन ये इलाका कम साक्षरता दर और कम प्रति व्यक्ति आय के साथ राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में एक है।
ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। यहाँ जलवायु परिवर्तन का असर सूखे और गिरते हुए भूजल स्तर के रूप में सामने आ रहा है। సంవత్సరము నేను పోయిన సంవత్సరం నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. పోయిన సంవత్సరం బోర్ వేసాను మా ఊరిలో పడ్డాయి, అధికం పడ్డాయి. దాంతో ఈ సంవత్సరము 3 ఎకరాలు కౌలు తీసుకొని చేయడం జరిగింది. చేయడం జరిగితే పోయినసారి బాగానే పండింది. దాని ధీమాతోటి ఈ సంవత్సరం కూడా వేయడం జరిగింది. దాంతో ఈ సంవత్సరము బోర్లన్నీ అధిక ఎండ వలన బోర్లు ఎత్తేయడం వల్ల పంట నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నాయి. పొట్టకొచ్చే దశలో నీళ్లు ఎత్తేయడం జరిగింది. దీంతో మేము ట్యాంకర్లు తీసుకొని పారబెట్టడం जरूरत। यहाँ के किसानों को केंद्रीय बजट में खेती के लिए आवंटन में कमी की शिकायत है। उनकी मांग एमएसपी बढ़ाने की है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక బడ్జెట్లో రైతులకు అంత ఉత్సవకరమైన సంఘటనలు ఏం లేవు. ఒకటి ఏంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతు వ్యతిరేక విధానాలల్లో ఇప్పటికే మోడీ గారు కూడా ఒకసారి క్షమాపణ చెప్పిండు రైతులకు. దాన్ని కాకుండా స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫారసు మేరకు ఆయనకు భారతరత్న ఇవ్వడం కాకుండా ఆయన యొక్క ఆశయాల కోసము స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫారసు మేరకు మద్దతు ధర ఎంఎస్పి రేటు 2500 నుండి 3000 వరకు చేయాలి. ఒకటి ज्यादातर युवा रोजगार के लिए सरकारी नौकरी की अधिसूचनाओं पर निर्भर हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां बेहद कम हैं। लोगों का कहना है कि लाखों पद खाली पड़े हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भरने के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाए। గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది. గతంలో గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్కి 3 లక్షల చిల్లర మంది అప్లై చేసుకుంటే ఈ రోజు కేవలం 2.5 లక్షల మంది మాత్రమే అప్లై చేసుకున్నారు. అంటే తగ్గడం గల కారణం ప్రభుత్వం పైన ఉన్నటువంటి అభద్రత భావంతోనా లేకుంటే అపనమ్మకంతోనా అని చెప్పేసి ఈరోజు విద్యార్థి లోకం ఆలోచిస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క గవర్నమెంట్లో గత ప్రభుత్వంలో విద్యార్థులకు నోటిఫికేషన్ లేక 10 ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు రోడ్ల మీద తిరిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. వచ్చినటువంటి కొత్త ప్రభుత్వంలో కూడా వాటిని నోటిఫికేషన్ల మీద పెంచుకుంటూ పోతుందే తప్పించి వాటిని కార్యరూపం కల్పించేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు. फिलहाल इस सीट पर बीआरएस के कोटा प्रभाकर रेड्डी काबिज हैं। यहाँ से वे पहली बार 2014 के उपचुनाव में जीते थे। फिर उन्होंने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार गली अनिल कुमार को हराया। इस बार बीजेपी ने पूर्व विधायक रघुनंदन राव को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस और बीआरएस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में कराए जाएंगे। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। सभी सीटों पर 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी। चौबीस के चुनावी माहौल में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। डाइवर्स डेमोग्राफी और समृद्ध राजनीतिक अतीत वाली असम की डुबरी लोकसभा सीट लोअर असम में चुनावी सियासत का केंद्र बनी हुई है। इस सीट में सलमारा मनकचर जिले के अलावा धुबरी और गोलपारा जिले के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। धुबरी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचे का विकास और डॉक्टरों की कमी यहां के लोगों की मुख्य चिंताओं में शुमार है। हमारी रिपोर्ट देखिए। डाइवर्स डेमोग्राफी और समृद्ध राजनीतिक अतीत वाली असम की धुबरी लोकसभा सीट लोअर असम में चुनावी सियासत का केंद्र बनी हुई है। इस सीट में सलमारा मनकचर जिले के अलावा धुबरी और गोलपारा जिलों के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये सीट ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या AIUDF का गढ़ माना जाता है। यहाँ पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल 2009 से लगातार सांसद हैं। धुबरी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचे का विकास और डॉक्टरों की कमी यहाँ के लोगों की मुख्य चिंताओं में शुमार है। नो डाउट धुबरी मेडिकल कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डेवलपमेंट है, पर डॉक्टर्स की समस्या अभी भी है वहाँ पे। तो उन सभी चीज़ों को अगर सही कर दिया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा बूम हो सकता है लोगों के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो चेयरमैन रोड जो एक रोड है धुबरी में वो बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। वो रोड 1 से 2 किलोमीटर लंबा एक जो पैच है वो पूरा का पूरा ख़राब है और आज से नहीं बल्कि कई सालों से ख़राब है। तो हम चाहेंगे कि अगर उसको भी ठीक कर दिया जाए। लोग रूपसी हवाई अड्डा फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। रूपसी हवाई अड्डा कोकराझार और धुबरी से जुड़ा है। यहाँ की इकलौती उड़ान ऑपरेटर फ्लाईबिग थी। कंपनी ने सेवाएं बंद कर दी और हवाई अड्डा भी बंद हो गया। धुबरी का जो मेन इशू है
वो 2 चीज़ पर वो निर्भर करता है। एक हम लोग का रूपसी एयरपोर्ट जो 3 महीना से बंद है। रूपसी एयरपोर्ट ऐसा है, कनेक्टिविटी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग के लिए धुबरी के लिए प्रोग्रेसिव नहीं है। रूपसी एयरपोर्ट बहुत पुराना एयरपोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है, किंतु ये बंद हो गया। और मेरे हिसाब से जो लगता है अभी तक का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल धुबरी से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। असम गण परिषद ने यहां से जावेद इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। रकीबुल हुसैन यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। लोकसभा में असम से 14 सांसद पहुंचते हैं। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। 2022 में परसीमन के बाद बनी लोकसभा सीट राजौरी अनंतनाग में कड़े मुकाबले के आसार हैं। आपको बता दें कि जनता विकास और रोजगार के मौके बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव की झलक भी साफ देखने को मिल रही है। हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। आगामी लोकसभा चुनावों में राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अलग भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर के लिए जानी जाने वाली ये सीट जम्मू कश्मीर की राजनीति में आ रहे बदलाव को दिखाती है। ये लोकसभा सीट 2022 में हुए परिसीमन के बाद बनी। इस लोकसभा क्षेत्र में कश्मीर के अनंतनाग इलाके को जम्मू के पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ा गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के अनंतनाग में विलय के साथ वोटिंग के तरीके में काफी बदलाव आया है। इलाके में करीब आधी आबादी कश्मीरियों की है, जबकि जीत हार में अहम रोल निभाने वाले पहाड़ी वोटर 28.5% और गुज्जर वोट 21.5% है। अनंतनाग पहले भी एक हसास सेगमेंट माना जाता था, क्योंकि यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलता था उसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ कश्मीर तक जाता था। तो अब चूंकि डिलिमिटेशन के बाद जो इसकी जो खदुखाल में तब्दीली आई है, इसमें एक नॉर्थ पूल और साउथ पूल का एक रिश्ता बन गया है। इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस में भी है और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि इम्पैक्ट पड़ गया। बहुत सारा नजरें हैं इस पे, तो और बड़ा मुकाबला भी है। राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वोटरों का कहना है कि वे उस पार्टी को वोट देंगे जो इलाके में विकास लाएगी और नौकरियों के मौके बढ़ाएगी। वोटरों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में 5 साल से चुनी हुई सरकार नहीं है। अगस्त 2019 में उसका राज्य का दर्जा खत्म कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जो हमारा काम करेगा, यहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगे, बिजली आती है, राशन देंगे, हम उसी को वोट देंगे और किसी को नहीं। काफी टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, कोई नुमाइंदा है, जो हमारे पास नुमाइंदा आएंगे ना, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा यहाँ अशम काम में। खास कर रीजन रहेंगे डेवलपमेंट और बेरोजगारी। नौजवान देखो, हर एक घर में 2-2, 4-4 MSc MPhil करके बच्चे डिग्रियां करके अनएम्प्लॉय है और माँ बाप के कंधे पे बोझ ही है। अभी अगर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इनके लिए राहत की कोई पैकेज लाए, कि इनके लिए कोई पैकेज लाए, तो तब लगता है कि गेन कर सकता है, वो पार्टी गेन कर सकती है। इसके लिए इलाके के कुछ वोटरों को नेताओं के लिए वादों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि इन नेताओं के किए गए वादे कई बार अधूरे रह गए। हम तो वोट किसी को नहीं करता है आज तक, तो मगर ये बाकी तो लोकल लोग तो करते हैं, आवाम करेगा वो, हम किसको करेंगे? हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। मेरे बिजली बिल यहाँ तो यहाँ मीटर लगा हुआ है, गरीब को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये बिल आते हैं। बाकी आवाम को कुछ नहीं, आवाम उस वक्त चाहिए जिस वक्त इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 2019 के चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर से 5 सांसद लोकसभा में जाते हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं।